हेलो बच्चों, तो मैं हूँ आपकी विशा टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 की इंग्लिश पोयम। सेकंड चैप्टर है। तो चलिए बिना वेस्ट टाइम करते हुए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। बच्चों मैं जूम कर देती हूँ सो दैट आपको एक पैराग्राफ अच्छे से समझे। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक सामने खोल के रखिए सो दैट आपको भी अच्छे से समझेगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको लेसन का नाम बता देती हूँ, डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। डिक विटिंगटन एंड हिज कैट, तो लेसन का नेम है। तो चलिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये लेसन हम पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है इसमें। देयर वॉज एक सेकंड का फॉन्ट साइज कम कर देती हूँ। ओके, तो मैंने फॉन्ट साइज कम कर दिया है। अब मैं आपको रीड करती हूँ और आपको समझाती हूँ क्या है इस लेसन में। देयर वॉज वंस अ पुअर बॉय कॉल्ड डिक विटिंगटन हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड। सो बच्चों यहाँ पे एक पुअर मतलब गरीब बच्चा है जिसका नाम है डिक विटिंगटन। वो एक स्मॉल विलेज मतलब एक छोटे से गांव में रहता है जो कि साउथ ऑफ इंग्लैंड में, मतलब इंग्लैंड में जो साउथ एरिया है वहाँ पे एक गाँव पड़ता है जिसमें डिक विटिंगटन लड़का रहता है। तो बच्चों आपको समझो, जो डिक विटिंगटन जो हमारा लड़का है वो कौन से विलेज में रहता है, इंग्लैंड में जो विलेज है साउथ एरिया में वो वहाँ रहता है। तो मैं आगे की लाइन्स को आपको समझाती हूँ। ही हैड नो प्रॉपर होम, उसके पास, इस लड़के के पास, डिक विटिंगटन के पास एकदम मतलब ऐसा सही घर नहीं था। फॉर बोथ हिज पेरेंट्स हैड डाइड एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाय मेनी ऑफ द विलेजर्स। तो ये जो डिक विटिंगटन नाम का जो लड़का है उसके दोनों पेरेंट्स उसके नहीं हैं, डाइड हो चुके हैं, मतलब मर चुके हैं। और जो विलेजर्स हैं वो भी उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। अनकाइंडली ट्रीटेड मतलब बुरा व्यवहार करना, उसको अच्छे से ट्रीट ना करना। मैं थोड़ा, हाँ एक सेकेंड, ओके। वन डे डिक ओवरहर्ड समवन से दैट द स्ट्रीट्स। देखो बच्चों, ओवरहर्ड मतलब उन्होंने किसी की बात, डिक ने किसी और की बातें सुनी। ओवरहर्ड मतलब सुनना। One day Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets. तो बच्चों डिक ने किसी से कहते हैं वो सुना कि लंदन की जो स्ट्रीट्स है, स्ट्रीट्स ऑफ लंदन पे पेव्ड विद गोल्ड एंड गोल्ड। वो एक पेव्ड विद गोल्ड का मतलब होता है, पेव्ड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया को हम स्टोन्स या ब्रिक्स से कवर कर देना। जिससे हमारे रोड होते हैं ना, पूरे से ब्रिक्स लगे हुए होते हैं, वैसे उन्होंने डिक ने क्या सुना कि लंदन की जो स्ट्रीट्स हैं वो गोल्ड से उसको पेव किया गया, मतलब गोल्ड से उस फ्लैट गोल्ड से उस स्ट्रीट को एकदम फ्लैटली बनाया गया है। तो उन्होंने क्या सोचा, ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो देयर एट वंस। वो एक बार उधर जाएंगे एंड पिक अप हिज फॉर्च्यून अप। बच्चों यहाँ पे जो फॉर्च्यून वर्ड आया है, फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत। तो उन्होंने क्या सोचा कि एक बार वो अपनी किस्मत को आजमाते हैं। ओके, फॉर्च्यून अप इन गोल्ड पीसेस फ्रॉम द स्ट्रीट। वो अपनी किस्मत आजमाते हैं ये गोल्ड के पीसेस से जो कि स्ट्रीट्स में है। फॉर ही, इसके मैं हाईलाइटर यूज कर रही थी बच्चों। फॉर ही, इसका फोन से इसमें से बढ़ गया, एक सेकेंड दिया बच्चों। फॉर ही थॉट पीपल माइट ट्रीट हिम मोर काइंडली इफ ही इज रिच। देखो बच्चों, डिक ने ऐसा क्यों सोचा कि वो लंदन जाएंगे और लंदन की स्ट्रीट्स में जाकर पैसा अपनी किस्मत आजमाएंगे, क्योंकि उनको जो वहाँ के लोग हैं वो उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे अगर वो अमीर हो गए तो। ठीक है, ऐसा मेंटालिटी होती है ना कि मतलब गरीब लोगों को लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, अमीरों को थोड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं। इसी माइंडसेट के साथ डिक लंदन की स्ट्रीट पे जाना चाहते थे। अब मैं सेकंड पैराग्राफ रीड करती हूँ। आई होप आपको यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन। इसका मतलब है यंग मतलब जवान डिक चले गए घर के बाहर, चलते हुए लंदन की तरफ, वही लंदन की स्ट्रीट की तरफ। He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. वो ही हैड नॉट गॉन फार, मतलब वो अब तक के ज़्यादा दूर नहीं गए थे जब तक कि एक आदमी कार्ट पे जो था, कार्ट मतलब ऐसा व्हीकल जैसे होता है, उन्होंने स्टॉप, वो आदमी ने अपनी कार्ट स्टॉप कर दी और डिक से पूछा कि वो भाग तो नहीं रही थी अपने घर से। मैं आगे का पढ़ती हूँ बच्चों। आई हैव नो होम, डिक आंसर। तो डिक ने क्या कहा कि उनके पास घर ही नहीं है तो भागेंगे कैसे। ठीक है, डिक ने कहा उनके पास घर ही नहीं है। आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्च्यून। तो डिक ने क्या कहा कि मैं लंदन की तरफ जा रहा हूँ, क्यों, जो मेरी किस्मत ढूंढनी। टू फाइंड माई फॉर्च्यून मतलब मुझे अपनी किस्मत ढूंढने में लंदन जा रहा हूँ। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करती हूँ। आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ। वो डिक कहते हैं उस आदमी से कि मैं लंदन जा रहा हूँ खुद से ही, माई सेल्फ मतलब खुद से। सेड द कार्टर, अच्छा सॉरी, ये जो आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ है ना, ये कार्टर है, मतलब जो आदमी था जो डिक से बात कर रहा था उन्होंने बोला। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा था, आप चेक कर लीजिए। आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ सेड द कार्टर, मतलब कार्टर ने कहा था, डिक ने नहीं कहा था। जंप अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर। मतलब ये जो कार्टर था उसने क्या कहा कि आ जाओ मेरे साथ, बैठ जाओ, जंप कर लो मेरे साथ और हम अपनी जो जर्नी है लंदन की एक साथ गुजारेंगे, एक साथ जाएंगे मतलब। ठीक है, मैं आगे रीड करती हूँ। They arrived in London just before nightfall and the carter left Dick
तो बच्चों मतलब वो लंदन दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइटफॉल, मतलब नाइटफॉल की थोड़ी ही देर पहले वो डिक और वो जो आदमी था कार्टर वो लंदन पहुंच गए थे, और कार्टर ने डिक को छोड़ दिया, लेफ्ट छोड़ दिया, एंड मेड हिज वे टू एन इन, और उसने अपना रास्ता पकड़ लिया। हिज वे टू एन इन मतलब उसने कार्टर ने डिक को छोड़ दिया और अपना रास्ता पकड़ लिया। पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिस्मे। तो जो गरीब डिक था वो अकेला स्टूड मतलब खड़ा रहा अकेला और अपने आजू बाजू दिखा। और डिस्मी का मतलब बच्चों आपको इधर मार्जिन में दिखा होगा, मैं एक बार रीड कर देती हूँ आपको क्लियर हो जाए डिस्मी का मतलब क्या होता है। बच्चों यहाँ पे डिस्मी का मतलब है ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा निराशा से वो यहाँ देखा डिक ने। मैं आपको एक बार फिर से पढ़ती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन दिस में। तो ये जो बेचारा हमारा डिक था ये अकेला खड़ा रहा और अपने आजू बाजू देखने लगा, उस कार्टर को एकदम डिसअपॉइंटमेंट से, बहुत ही निराशावादी से वो दिखने लगा। तो वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड। तो डिक पूछते हैं कि वो जो गोल्ड मैंने ढूंढने आया था, जो लोग बात कर रहे थे, वो कहाँ है। ऑल यू कुड सी वर डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल। मतलब डिक जो देख पा रहे थे वो क्या था बच्चों, सिर्फ और सिर्फ डर्टी स्ट्रीट्स थे। डर्टी स्ट्रीट्स थे, गोल्ड तो दिखा नहीं, सिर्फ डर्टी स्ट्रीट्स थे। और क्या और कौन था, और अनफ्रेंडली पीपल, मतलब जो दोस्ती नहीं रखते हैं एकदम, वो लोग आप बोल सकते हो दोस्ती नहीं रखते, अनफ्रेंडली पीपल दिख रहे थे उनको। गोल्ड जो था वो तो नजर ही नहीं आ रहा था। अब आगे मैं पढ़ती हूँ और आपको समझाती हूँ। ही एक्सप्लेन, यहाँ पे मेरा थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ गया है, तो आगे का पढ़ते हैं हम। ही हैड नाउ वेयर, नाउ एक सेकंड बच्चों। He had nowhere to sleep, and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. तो देखो बच्चों, अभी डिक के पास तो उसका घर नहीं था, जैसे कि उन्होंने बोला था। देखो इधर बोला था ना ऊपर वाले पैराग्राफ में, आई हैव नो होम, तो उनके पास तो घर नहीं था, तो वो कहाँ रहते। इधर वो लंदन में क्या कि उन्हें घर नहीं, गुड नहीं मिला, तो उन्होंने क्या सोचा कि अभी वो कहाँ सोएंगे, और कहाँ सोएंगे उन्होंने सोचा। तो इन्होंने आखिर में क्या सोचा कि वो अपनी पूरी रात कहाँ गुजारेंगे, कॉर्नर मतलब एक कोने में, एले के। एले का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी मार्जिन में लिखा हुआ है, मैं अभी रीड करके आपको समझाती हूँ। अच्छा पे आपको दिखा होगा मार्जिन में, एले का मतलब, एले मतलब अ नैरो पैसेज बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग्स। तो ये जो देखिए बच्चे, ऐसी बिल्डिंग्स होती है, ये बिल्डिंग्स जैसी होती है, उसके जो पीछे का एरिया होता है ना, इसको एले बोलते हैं। या तो अ नैरो पैसेज बिटवीन, या तो दो बिल्डिंग्स के बीच का जो नैरो पैसेज होता है उसको बोलते हैं एले, या तो जो बिल्डिंग के पीछे का जो साइड होता है उसको बोलते हैं एले। तो उन्होंने वहाँ पे अपनी रात गुजारने का सोचा, और उन्होंने होप मतलब उम्मीद रखी कि उनको उधर भी हार्म नहीं होगा। जो रात में घर से बाहर रहना इतना डेंजर होता है, आपको चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आपको एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है, आपको कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो कि आपको कुछ हो, गॉड ना करे कुछ होकर अगर आप बाहर हो तो बहुत से डेंजर्स का आपको सामना करना पड़ता है। तो हमें एकदम ब्लेस्ड रहना चाहिए कि अगर हम रात में अपने घर पे अगर सुकून से सो पा रहे हैं। तो यहाँ पे डिक ने भी यही सोचा कि वो एले मतलब बिल्डिंग के पीछे वाले साइड सोएंगे, ताकि वहाँ पे उनको कोई हार्म ना हो, कुछ सामना पहुंचे। अब मैं आपको जो नीचे का पैराग्राफ जोड़ करके समझा देती हूँ। आई होप आपको अब तक यहाँ पे पूरी स्टोरी समझ ली होगी। एक सेकंड बच्चों, अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करती हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड, मिसेबल एंड वेरी हंग्री। तो बच्चों जब ये भी रात का समय था, इससे पहले वाले पैराग्राफ तक रात का समय था, डिक सो गए थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब डिक उठे ना, तो उन्हें अब ऑफ कोर्स वो घर में नहीं थे, तो कोल्ड मतलब उन्हें ठंडी तो लगी रही होगी, और वो भूख से बहुत ही बेहाल थे। ही वाज वेरी हंग्री। आगे बढ़ते बच्चों। He wandered around begging for food, but again and again people shouted at him. तो बच्चों उन्होंने, अब देखो उनके पास घर भी नहीं है, सोने के लिए जगह भी नहीं है, तो उन्होंने अभी उनके पास भीख मांगने के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने जब भीख मांगी उन्हें खाने के लिए, पर बार बार किसी ने उन्हें भीख नहीं दी और उन पे उल्टा चिल्लाया ही। बच्चों आगे का पढ़ते हैं हम। गो अवे यू लेजी फेलो। गो अवे यू लेजी फेलो मतलब उन्हें सब लोग इस ये बोल के, देखो ये बोल के सब लोग चिल्लाने लगे कि जाओ आलसी इंसान, जाओ आलसी इंसान। बी ऑफ विद यू एंड एम्ड एंग्री ब्लोज एट हिज हेड। तो ऐसा वो बी ऑफ विद यू एंड एम्ड एंग्री ब्लोज एट हिज हेड, मतलब लोग उसे खाने लगे और गुस्सा करके डिक को जाने लगे। अब आगे का पढ़ती हूँ बच्चों। एट लास्ट ही कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट एंड ले देयर। तो अभी लास्ट में उन्होंने क्या किया, स्ट्रीट पे वहां लेट गए वो, टू वीक टू लुक फॉर फूड। तो बच्चों लास्ट में जैसे कि अब गए भी, तो जैसे वो बहुत हंग्री थे और एकदम ठंड भी लग रही थी उन्हें, पर अब उन्हें खाना चाहिए था, तो उन्हें भीख मांगनी पड़ी खाने के लिए। पर लास्ट में उन्हें उसको किसी ने भीख नहीं दी, वो सब चिल्लाने लगे और लेजी फेलो कह के उन्हें भगाने लगे। तो वो लास्ट में उन्होंने थक हार के स्ट्रीट पे वो लेट गए। टू वीक टू लुक फॉर फूड मतलब वो भी इतने वीक हो गए थे कि वो खाने के लिए भी आगे नहीं ढूंढ पा रहे थे कुछ, और वो उधर स्ट्रीट पर लेट गए। तो चलो मैं आगे का रीड करती हूँ so that आपको अच्छे समझ में आ जाए। बाय चांस डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ रिच मर्चेंट। सोचो यहाँ पे जो बाय चांस मतलब ऐसा अचानक से, या फिर बोल सकते हैं किस्मत से, वो डिक जो थे वो किसके सामने ऐसा सो गए थे, फॉलन मतलब किसके सामने गिर गए थे। एक घर था, वो था रिच मर्चेंट का। बच्चों यहाँ पे जो मर्चेंट है, मर्चेंट मतलब एक ऐसा इंसान जो कि गुड्स को लेन देन करता है, उसको बोलते हैं मर्चेंट। तो रिच मर्चेंट था वो, मतलब बहुत ही अमीर था वो मर्चेंट, जिसके घर के सामने डिक जो थे वो गिर गए थे। और अभी उसके आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ती हूँ बच्चों। कॉल्ड मिस्टर फिट्स वॉरेन। एक सेकंड मतलब कौन सा इसका कर देती हूँ बच्चों। तो बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसका नाम क्या था, मिस्टर फिट्स वॉरेन। ओके, इसके सामने, इसके घर के सामने डिक जो थे गिर गए थे। द कुक वाज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे। मतलब कुक जो, ये जो मर्चेंट का जो घर था ना, ये मर्चेंट का घर था, इसमें जो कुक था ये डिक को ड्राइव, डिक अवे मतलब वो भगाने लगा डिक को। When Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships,
तो जब वो मिस्टर फिट्जरोय मतलब जिनका वो जो रिच मर्चेंट थे वो वापस आ रहे थे, उनकी जो शिप्स थी उनको इंस्पेक्ट करके जब वो वापस आ रहे थे घर, तभी जो उनका कुक था वो डिक को भगा रहा था, ड्राइव अवे मतलब भगाना। ही स्टॉप्ड एंड सेड टू डिक, उन्होंने रोका डिक को और कहा, क्या कहा देखते हैं अभी हम, व्हाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड। उन्होंने पूछा कि तुम कोई वर्क मतलब तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो, तुम काम क्यों नहीं करते हो, तुम्हें खाना चाहिए। तो ऐसा किसने कहा, मिस्टर फिट्जरोय जो कि रिच मर्चेंट थे, उन्होंने किसको कहा, डिक वॉरेन, सॉरी डिक को कहा, ठीक है। अब मैं आगे का पढ़ के आपको समझाती हूँ बच्चों। I would work said Dick, but I know nobody who will give me anything to do। तो यहाँ पे डिक क्या कहते हैं कि I would work मतलब वो काम कर सकते हैं, पर उन्हें nobody who will give me anything to do, पर उन्हें कोई काम देगा ही नहीं। वो ऐसा कहते हैं, वो काम करने के लिए तैयार है, डिक काम करने के लिए मना नहीं कर रहे, वो काम कर सकते हैं, पर उनका क्या मानना है कि उन्हें कोई काम देगा ही नहीं। ऐसा डिक कहते हैं मिस्टर फिट्जरोय को, जो कि रिच मर्चेंट है। बच्चों ये हमारा 6 पेज नंबर जो है ये अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे के पेज की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये पेज बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये आई होप आपको ये पेज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, कुछ भी इसमें डाउट नहीं होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे जूम कर देती हूँ अगर आपको अच्छे से समझे। तो बच्चों यहाँ पे मैं अभी आपको रीड करके समझाती हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, टेक हिम, एक सेकेंड मैं हाईलाइटर ले लेती हूँ। टेक हिम इनटू द किचन, टेक हिम इनटू द किचन मतलब इसे ले जाओ किचन में। ये कौन किसे कहता है, चलिए वो देखते हैं। मिस्टर फिट्जरोय ऑर्डर द कुक, मतलब ये जो रिच मर्चेंट थे। बच्चों मैं रिच मर्चेंट क्यों कह रही हूँ कि शायद आपको मिस्टर फिट्जरोय इन दोनों कंफ्यूजन, उसके लिए मैं आपको रिच मर्चेंट कह रही हूँ। रिच मर्चेंट ये हमारे मिस्टर फिट्जरोय है। ओके बच्चों कंफ्यूज मत होना। तो मिस्टर फिट्जरोय ने क्या कहा, ऑर्डर दिया किसी किचन में लेके जाओ, किसको किचन लेके जाने को कहा, डिक को कहा कि लेके जाओ किचन में। फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम। तो ये जो मिस्टर फिट्जरोय थे उन्होंने क्या कहा, पहले कुक को कहा कि पहले इन्हें फूड दो, डिक को सबसे पहले तुम फूड दो और फिर उन्हें कोई काम हो तो उन्हें बताओ, ठीक है। यहाँ तक इनकी बातें हो रही है कुक और रिच मर्चेंट के बीच में। अब मैं आपको आगे का पढ़ के समझाती हूँ। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग। तो इसका मतलब क्या है, ये अगर मिस्टर फिट्जरोय अगर डिक को काम दे देंगे किचन में, तो डिक के पास एक घर भी हो जाएगा और उनको जीने के लिए जैसे कि वो काम करेंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी के लिए भी उनका जीना हो जाएगा। ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ द एटिक टू स्लीप। बच्चों मैं आपको एटिक का मतलब समझाती हूँ, उनकी मार्जिन लाइन में लिखा हुआ है, आई होप आपको भी लिखा होगा, एटिक अ वेरी स्मॉल रूम इनसाइड अ पॉइंटेड रूफ। तो एक बहुत ही छोटा सा रूम जो कि एक पॉइंटेड रूफ के अंदर होता है। बच्चों पॉइंटेड रूफ मतलब आपको ऐसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे छोटा सा रूम है पॉइंटेड रूफ के अंदर, ठीक है। तो डिक को दिया गया था एक छोटा सा कॉर्नर एटिक का सोने के लिए, एंड हिज जॉब वाज टू हेल्प द कुक विद ऑल द पॉट्स एंड पैन्स इन द किचन। तो ये इनकी जॉब क्या थी, डिक को जॉब क्या थी, उनको कुक की हेल्प करनी थी, सारे पॉट्स एंड पॉट मतलब बच्चों आप समझ सकते हो भगोना जैसा, और उनको कुक की हेल्प करनी थी सारे पैन्स, और पैन मतलब तवा, पॉट्स यानी भगोना, तो सारे पॉट्स और पैन के साथ किचन में काम करने का जॉब मिला था डिक को। डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर। तो अभी जो थी ये जो मिस्टर फिट्जरोय थे ना, इन्होंने जब जॉब दे दी थी किचन में डिक को, तो अभी उनकी जो जिंदगी थी डिक की वो थोड़ी बेटर हो गई थी पहले वाली जिंदगी से, बट ही स्टिल हैड टू डिफिकल्टीज टू फेस। तो बच्चों जैसे कि उन्हें जॉब मिल गई थी, पर अभी भी उनकी जिंदगी में दो ऐसी डिफिकल्टीज थी जो उन्हें फेस करनी पड़ती थी। वो क्या थी चलिए देखते हैं। द फर्स्ट इसमें कम कर देती हूँ बच्चों। द फर्स्ट वाज दैट द एटिक ही स्लेप्ट इन वाज ओवररन बाय रैट्स एंड माइस। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, जो एटिक जो जगह उन्हें सोने मिली थी, मैंने एटिक का बताया बहुत ही छोटा सा रूम पॉइंटेड रूफ के अंदर जो होता है वो, तो उन्हें जो ना सोने के लिए जगह मिली थी वो कैसा था, वो उसमें बार बार चूहे और चुड़िया रैट्स एंड माइस, बहुत सारे चूहे और जो है वहाँ पे ऐसा उधर मचाते थे। तो ये उनकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी जो उन्हें फेस करनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्या लिखते हैं बच्चों आगे का, एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर। स्कैम्पर्ड का मतलब बच्चों क्या है, यहाँ मार्जिन आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बताती हूँ। रैन हियर एंड देयर मतलब इधर से उधर भागने को हम कहते हैं स्कैम्पर्ड। एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर मतलब रात में वो यहाँ से वहाँ भागते थे। ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवे मतलब रात भर चूहे और चूहियां जो थी वो उनके ऊपर से यहाँ से वहाँ करते थे, भागते थे और उनको रात भर जगाए रखते थे। अब बच्चों अगर किसी इंसान के ऊपर से कोई जानवर या फिर कोई चीज अगर यहाँ से वहाँ हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो तो सो तो नहीं पाएगा, तो इसके लिए डिक को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। चलिए मैं आपको आगे पढ़ के समझाती हूँ। After a time he solved this problem by saving the few pennies he was paid। मतलब बच्चों अभी देखो बच्चों, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो उसको उसका सोल्यूशन खुद ही फाइंड करना पड़ता है, कोई हेल्प नहीं कर पाता है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना पड़ता है। वैसे ही डिक को अभी ये प्रॉब्लम सता रही थी, तो उन्होंने क्या किया, ये प्रॉब्लम थोड़े टाइम के बाद उन्होंने सॉल्व कर दी। उन्होंने जो फ्यू पेनीज मतलब जो भी उनको सैलरी मिलती थी उसके थोड़े पैसे सेव किए, एंड बाइंग हिमसेल्फ अ कैट मतलब उन्होंने पैसे जमा किए और एक कैट खरीद ली। इन नो टाइम एट ऑल द कैट चेस्ड अवे ऑल द रैट्स एंड माइस एंड डिक वाज एबल टू स्लीप पीसफुली। तो बच्चों जैसे कि डिक ने एक बिल्ली को खरीदा, तो वो बिल्ली अब बिल्ली का तो काम है चूहे को खाना, तो बिल्ली ने जल्दी ही बहुत सारे चूहे जितने भी थे रैट्स एंड माइस उन सबको खा लिया, पकड़ लिया, और अभी जो था वो डिक एकदम पीसफुली सो पाता था। फिर बच्चों मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ फिर करके समझाती हूँ। द अदर डिफिकल्टी विच वॉज नॉट सो ईजी। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डिक के पास दो प्रॉब्लम्स थी जो उन्हें फेस करनी पड़ती थी। एक प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी चूहे की, रैट्स एंड माइस की, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। तो वो क्या बोल रहा, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, द अदर डिफिकल्टी जो अभी दूसरी परेशानी थी वो इतनी ईजी नहीं थी, नॉट सो ईजी टू ओवरकम। बच्चों
बैड टेम्पर मतलब गुस्सा। बैड टेम्पर मतलब दूसरी डिफिकल्टी क्या थी डिको की, एकदम जो कुक का गुस्सा था बहुत ही खराब था। शी शाउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे, मतलब वो जो कुक थी या फिर जो लेडी है वो कुक, तो वो दिन भर डिक पर चिल्लाती थी। और स्क्रीम मतलब चिल्लाना, शाउट मतलब भी चिल्लाना ही, और जो डांट लगाना आप कह सकते हो, शाउट मतलब डांट लगाना और स्क्रीम मतलब चिल्लाना। तो डिक कहते हैं कि ये जो कुक का जो गुस्सा था वो बहुत ही भयानक था और वो दिन भर चिल्लाते थे और डांटते थे। एंड वुड स्कोल्ड डिक एंड हिट हिम, तो बच्चों यहाँ पे जो कुक थे वो डांट लगाते थे डिक को और मारते भी थे विद अ वुडन स्पून। तो बच्चों डिक को कुक किस चीज से मारते थे, तो वो था वुडन स्पून। ये जो वुडन स्पून था ना, वुडन स्पून बच्चों मतलब लकड़ी का चम्मच, आप आपके घर में भी देखते होंगे लकड़ी के चम्मच से मम्मी खाना बनाती होगी। तो ये जो वुडन स्पून था इससे जो कुक थी वो मारती थी डिक को। तो अभी आगे का पढ़ते बच्चों। इवन व्हेन ही वाज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, मतलब ये जो कुक थी वो उन्हें डांटती थी, डिक को डांटती थी, मारती थी। हालांकि वो अपना हार्डवर्क एकदम अपना बेस्ट काम कर रहे थे, फिर भी जो कुक थी वो डांटती थी, मारती थी। चलिए बच्चों मैं नेक्स्ट पैराग्राफ जूम करती हूँ और आपको आगे की कहानी क्या है बताती हूँ। ओके। One night Dick decided he could stand it no more. He could stand it no more मतलब वो इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकते। डिक ने सोचा अब वो इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकते। एक रात में डिक ने ऐसा सोचा। ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वाज अप। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह अगली मॉर्निंग को, अगली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह दूसरी सुबह में अभी ये बात जो थी कि वो अभी सहन नहीं कर सकते, इन्होंने रात में बात सोची थी और नेक्स्ट ही सुबह वो जल्दी जल्दी उठ गए कुक के उठने से पहले। ही सेट आउट विथ हिज कैट टू सीक हिज फॉर्च्यून एल्सवेयर। तो सुबह सुबह वो क्या किए, वो अपनी कैट के साथ बाहर बैठ गए और इस तलाश में कि उन्हें अपनी किस्मत, फॉर्च्यून मतलब किस्मत कहीं और मिले। The two of them walked as far as Holloway on their own way out of London. तो बच्चों ये जो दो जन थे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो ये डिक है और इनकी कैट है, तो ये दोनों क्या किए, ये दोनों चलते चलते बहुत दूर चले गए। तो बच्चों यहाँ पे जो डिक है और जो कैट है वो दोनों भी लंदन से दूर चले गए। तो ठीक है, आगे का पढ़ते हैं। Then Dick sat down on a stone to rest. तो अभी जो डिक बहुत दूर चले गए लंदन से, वो थक गए ना, तो इसीलिए वो एक पत्थर पे बैठ गए और रेस्ट करने के लिए थोड़ा देर। It was 1st of November, All Saints Day, and the church bells were ringing. तो मतलब ये जो था ये नवंबर का फर्स्ट ऑफ नवंबर था और जो सारे जो सेंट्स डे थे और जो चर्च की जो बेल्स थी वो बज रही थी। बच्चों सेंट्स डे मतलब साधु होता है, साधुओं का दिन। एंड द चर्च बेल वाज रिंगिंग मतलब जो चर्च में जो बेल लगी होती है वो जो रिंग कर रही थी। As Dick sat and listened, it seemed they were ringing out a message for him. तो जैसे कि डिक रेस्ट करने के लिए पत्थर पे बैठे थे, तो वो जैसे जैसे सुन रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि जो बेल रिंग कर रही है वो एक मैसेज पहुंचा रही है उनके लिए, डिक के लिए बेल्स मैसेज पहुंचा रही है। टर्न एक सेकंड जो टर्न अगेन विटिंगटन दो वॉडी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। तो ये जो थी मैसेज पर ये ऐसा लग रहा था डिक को कि जो बेल्स थी उन्हें ये मैसेज पहुंचा रही थी। बच्चों मैं आपको आगे का पढ़ के समझाती हूँ। टर्न अगेन विटिंगटन मतलब ये जो बेल्स थी ये डिक को कह रही थी कि वापस लौट जाओ विटिंगटन में। दो वर्दी सिटीजन, तो वर्दी सिटीजन मतलब वो एक वर्दी सिटीजन थे, ऑफ कोर्स वो एकदम वर्दी मतलब वो उस लायक थे वहाँ पे रहने के, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। ठीक है मैं आपको आगे पढ़ के सुनाती हूँ। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक, तो उन्हें उन्हें क्वेश्चन आया, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच। तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्हें अच्छा लगेगा अगर वो लॉर्ड मेयर होंगे और वो फाइन कोच को चला सकेंगे। आई कैन पुट अप विद अ फ्यू स्कोल्डिंग्स फ्रॉम द कुक। पुट अप विद मतलब बच्चे मार्जिन लिखा है टॉलरेट। आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच, आई कैन पुट अप विद द फ्यू स्कोल्डिंग्स फ्रॉम द कुक। मतलब इनका क्या मतलब है कि वो ये बेल्स जो मैसेज पहुंचाना चाह रही है वो उन्हें समझते हैं और ये बात सोचते हैं कि लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, अगर लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बन जाऊँ और मैं अगर ये फाइन कोच को अगर मैं चला पाऊँ तो मैं फिर से वापस जाने तैयार हूँ विटिंगटन, और मैं थोड़ी बहुत ये जो कुक मुझे चिल्लाती है मैं टॉलरेट मतलब सहन करके ले सकता हूँ। इफ दैट इज वॉट इज इन स्टोर फॉर मी, अगर ये उनके लिए है, अगर उनके लिए बचा हुआ है स्टोरी मतलब उनकी किस्मत में अगर है कि वो अगर लॉर्ड मेयर बने तो वो फिर से विटिंगटन जाने के लिए तैयार है और वो कुक की जो डांट है वो भी सहन करने के लिए तैयार है। So Dick and his cat retraced their steps to Mr. Fitzwarren house. बच्चों मतलब अभी जैसे कि ये डिक को लगा कि जो बेल है को मैसेज पहुंचा दी है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी कैट को लेके रिट्रेस मतलब अपना रास्ता फिर से मोड़ लिया, जहाँ से वो लंदन से भाग गए थे, फिर से उन्होंने अपने रास्ता चेंज कर लिया और मिस्टर फिट्जवॉरेन के घर पे उन्होंने अपने कदम बढ़ा दिए। Luckily they were able to slip back before they had been missed. तो बच्चों लकीली मतलब किस्मत से उन लोग वापस उधर मिस्टर फिट्जवॉरेन के घर पे पहुंच पाए, जब तक मतलब वो मिस मतलब वो भूल नहीं गए थे तक के वो पहुंच गए लकीली उनके घर पे। नाउ मिस्टर फिट्जवॉरेन यूज्ड टू सेंड शिप्स फार अक्रॉस द सी टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज। तो मतलब अभी जो मिस्टर फिट्जवॉरेन था, रिच मर्चेंट जो थे, वो अभी क्या करते थे, जो उनकी जो शिप्स थी वो अभी फार अक्रॉस मतलब बहुत दूर दूर कंट्रीज में भी भेजने लगे फॉर ट्रेड मतलब जो कोई चीज लेन देन करने के लिए, बिजनेस के लिए वो अपनी शिप्स बहुत दूर दूर देशों में भी भेजने लगे। He would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in faraway places, and then they would bring back goods that could be sold at home. तो वो जो लोड करना मतलब बच्चों शिप को भरना, गुड्स मतलब या फिर कोई भी चीज़ उन्हें बहुत बेचनी हो, गुड्स हो गए या तो वैसे मोबाइल फोन हो गए, गुड्स मतलब चीज़ें बच्चों। तो जो थी मिस्टर फिट्जवॉरेन वो शिप को लोड करते थे अपने सामान के साथ कैप्टन के लिए, एंड शिप्स क्रू टू सेल इन फारवे प्लेसेस। शिप्स क्रू जो थे उनको बहुत दूर दूर जगहों पे अलग अलग कंट्रीज में बेचने के लिए वो
बेचते थे। तो बाद में जब वो शिप्स बाद में रिटर्न होगी तो उन्हें कुछ गुड्स वापस मिलेंगे, तो वो घर पे वो बेच पाएंगे। कुछ गुड्स जो थे वो अलग अलग कंट्रीज में बेचते थे, और वो जब शिप्स वापस आएगी तो वो जो उसमें जो गुड्स वापस लेके आएंगे, मतलब जो सामान वो बाद में वापस लेके आएगी वो शिप्स, वो यहाँ पे घर में बेचेंगे। सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये पेज भी खत्म हो गया। आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। बच्चों अभी हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। बच्चों चलिए ये वाला पेज भी पढ़ लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मैं इसे भी जूम कर देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से चीजें समझे। वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर। तो उन्होंने एक दिन अपने हाउस होल्ड टुगेदर, हाउस होल्ड मतलब काम करने वालों को बुलाया। किसने बुलाया है? रिच मर्चेंट ने बुलाया है, सारे हाउस होल्ड काम करने वालों को इकट्ठा बुलाया है। आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड। तो उन्होंने क्या कहा कि वो जो अपनी शिप है, उनकी जो शिप है वो अफ्रीकन कोस्ट में भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? ट्रेड मतलब बिजनेस के लिए वो अपनी शिप जो है अफ्रीकन कोस्ट में भेज रहे हैं। ऐसा उन्होंने अपने हाउस होल्ड मतलब काम करने वालों से कहा। देखो बच्चों, ओके। ही सेड वुड एनी ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग ऑफ योर्स ऑन इट। तो उन्होंने क्या कहा कि वो तो अपनी शिप भेज रहे हैं अफ्रीकन कोस्ट में, तो आप में से कोई अपनी कोई चीज भेजना चाहेगा, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया अपने वर्कर से। यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट्स इफ द वोएज इज सक्सेसफुल। मतलब जो यहाँ पे काम करने वाले हैं वो शेयर कर सकते हैं अपना प्रॉफिट, अगर ये जो वोएज है अगर ये सक्सेसफुल हो गया, ये अगर शिप का जो ये जो जा रहा है उसमें अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो वो शेयर कर सकते हैं प्रॉफिट में। एवरीवन प्रोड्यूस्ड समथिंग एक्सेप्ट फॉर डिक। तो सबने अपनी चीजें दी, पर डिक जो था उसने अपनी चीज कोई नहीं दी। हु हैड नथिंग टू ऑफर, मतलब डिक के पास बेचारे के पास कुछ था ही नहीं तो क्या ही देता, तो डिक सब लोगों ने दिया पर डिक ने जो है कुछ नहीं दिया। हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक आस्क्ड मिस्टर फिट्जवॉरेन काइंडली। तो मतलब बहुत ही प्यारे तरीके से काइंडली मतलब एकदम नरम लहजे से पूछा मिस्टर फिट्जवॉरेन ने कि तुम्हारे पास कोई तुम्हारी चीज नहीं है जो तुम भेजना चाहो, खुद की चीज तुम्हारे पास कोई नहीं है। एंड डिक रिप्लाइड ओनली माई कैट। मतलब डिक ने क्या कहा कि मेरे पास सिर्फ मेरी कैट ही है जो मेरी खुद की है, बाकी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं शिप में भेज सकूं। ऐसा किसने कहा? डिक ने कहा मर्चेंट से। चलिए बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप। तो मिस्टर फिट्जवॉरेन ने क्या कहा? तो ठीक है ना, अगर तुम्हारे पास अगर तुम्हारी खुद की सिर्फ कैट है तो तुम्हारी कैट को शिप में जाने दो। सेड मिस्टर फिट्जवॉरेन हिज डॉटर एली सेड डिक लव्स हिज कैट। तो बच्चों मिस्टर फिट्जवॉरेन ने क्या एडवाइस किया कि डिक को कि तुम अपनी कैट को शिप में जाने दो। तो हिज डॉटर मतलब किसकी डॉटर? मिस्टर फिट्जवॉरेन की डॉटर ने कहा कि डिक जो है वो अपनी कैट को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम, बट हर फादर सेड नो, इट मस्ट बी हिज नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स। तो ये जो बच्चों ये जो एलिस थी ना, ये एलिस जो थी ये मर्चेंट की बेटी थी। उन्होंने क्या कहा कि जो डिक है ये बहुत ही ज्यादा लव करता है अपनी कैट को, तो मैं अपनी तरफ से कुछ दे देती हूँ डिक के बदले में, ताकि उसे अपनी कैट ना देनी पड़े। पर जो मर्चेंट थे उन्होंने कहा नहीं, कोई भी अपनी कोई चीज नहीं देगा, जो चीज देगा वो डिक देगा, वो भी उसकी जो खुद की हो वही देगा, बाकी कोई दूसरा नहीं दे सकता। सोचो नेक्स्ट पैराग्राफ हम रीड करते हैं, समझते क्या है। सो डिक fetched his cat and said goodbye to it sadly। तो बच्चों क्या अभी देखो, अभी जो जानवर होते हैं अगर उन्हें पालते हैं तो हमारे से बहुत लगाव हो जाता है हमें उन जानवरों से, तो उन्हें छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। पर फिर भी जबकि मिस्टर फिट्जवॉरेन ने कहा कि खुद की चीज देनी होगी, कोई और कुछ नहीं दे सकता, तो उन्होंने बहुत ही सैडली अपनी कैट को गुड बाय बोला और दे दिया। The captain of the ship was delighted, for the cat was an excellent mouser and so he had no trouble with rats and mice on his voyage। तो बच्चों माउसर का मतलब क्या होता है? आपको ये में मार्जिन में दिख रहा होगा, एन एनिमल दैट कैचेस माइस। मतलब यहाँ पे कैट की बेसिकली बात हो रही है। माउसर मतलब जो कैट होती है जो चूहों को पकड़ती है उसको माउसर कहा गया है, जो ऐसा एक जानवर है एनिमल जो पकड़ता है माइस को, ठीक। तो इस जब कैप्टन को बात पता चली कि ये जो कैट है वो भी उनके साथ आ रही है, तो वो एकदम डिलाइटेड हो गए, खुश हो गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जो कैट है एकदम एक्सीलेंट माउस कैचर है, तो जो बिल्लियों को पकड़ेगी तो उन्हें कोई भी ट्रबल नहीं होगा शिप में। देखो जो अक्सर जो शिप होती है ये जो नदियों वगैरह में बहुत टाइम तक जाती है, तो इसमें अगर खाना वाना भी अगर रहता है ना तो इसमें बहुत से चूहे हो जाते हैं और पूरा अनाज खराब कर देते हैं, और ये जो कैप्टन है उनको बहुत परेशान करते हैं। और जबकि ये कैट उनके साथ आ रही थी तो ये कैप्टन को बिल्कुल टेंशन नहीं हो रहा था और उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी रैट्स और माइस से उनके वोयेज में, के सफर में। तो बच्चों भी आगे का पढ़ते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होगी। After some months, the ship arrived at a place on the African coast। देखो बच्चों आफ्टर सम मंथ्स क्यों आ गया? क्योंकि देखिए ये जो पानी का सफर होता है, जिसकी वैसे भी पहले ही बोला गया है कि ये जो अफ्रीकन कोस्ट है जो दूर है बहुत, पर ये जो चीजें शिप्स के थ्रू भेजी जाती है उन्हें पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पानी का सफर बहुत ही लंबा होता है, तो बहुत महीनों बाद जो है वो पहुंच जाते हैं एक जगह पे अफ्रीकन कोस्ट में जिसका नाम है बैरी। तो ये शिप और कैप्टन दोनों भी कहाँ पहुंच जाते हैं? बैरी में पहुंच जाते हैं। ये अफ्रीकन कोस्ट की जगह है। वे पीपल कॉल द मोर्स लाइफ। द कैप्टन सेंट अ मैसेज टू द किंग to say he had fine goods for sale and he was invited to the place to show them। तो बच्चों वहाँ की जो बैरी की जो पीपल थे, लोग थे, वो लोग मूर्स लाइफ द कैप्टन सेंट कॉल्ड द मूर्स लाइफ। ठीक है बच्चों, वहाँ के जो लोग थे वो क्या कहते थे? मूर्स लाइफ कहते थे वो लोग। और तो ये जो कैप्टन था इन्होंने एक मैसेज पहुंचाया, किसको मैसेज पहुंचाया? किंग को मैसेज पहुंचाया कि उनके पास कुछ गुड्स है जो वो बेचने के लिए यहाँ पे लाए हैं। तो उन्होंने किंग को जो वो इन्वाइट किया कि आप आइए और इसे देखिए, और उन्होंने देखने के लिए ये गुड्स को देखने के लिए इन्वाइट किया किंग को। While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought। तो जब तक कि जो हमारा कैप्टन था ना बच्चों, ये जब तक कि हमारे किंग से और ये जो क्वीन है, किंग और क्वीन से बातें कर रहा था, तब तक कि क्या अराइव हो जाता है? तब तक कि खाना आ जाता है, कुछ डिशेस खाने की आ जाती है। तो जो while he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought, मतलब जब तक कि वो बात कर रहे थे किंग और क्वीन से, खाने की डिशेस कुछ आ रही थी।
इन बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली रैट्स एंड माइस रैन अप एंड बिफोर द कैप्टन्स आई एट ऑल द फूड। पर ये जो खाना आ गया था, पर क्या हुआ कि एकदम इमीडिएटली बहुत ही फटाक से क्या हुआ, रैट्स और जो माइस थे ना, उन्होंने सारा का सारा खाना फिर से खा लिया। जब तक कि कैप्टन की आंखें देख पाती उस खाने को, तब तक कि रैट्स और माइस ने सबसे पूरा खाना खा लिया था। तो चलिए आगे का पढ़ते हैं। द कैप्टन वॉज एस्टोनिश्ड एंड आस्क्ड इट दिस वॉज व्हाट नॉर्मली हैपेंड। तो ये जो कैप्टन था ना, ये ऐसे बिहेवियर से कि पूरा ये रैट्स और माइस ने सारा खाना खा लिया, उनकी आंखें खुली तक कि जब तक कि वो देखते हैं खाना क्या है क्या नहीं, तब तक कि रैट्स ने सब खाना खा लिया। तो एकदम वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा कि ये नॉर्मल है क्या, ऐसा होना क्या ये नॉर्मल है? तो चलिए आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। Alas, yes, came the reply. The country is suffering from a plague of rats and mice, and we cannot get rid of them. तो उन्होंने कहा yes, alas, yes मतलब हाँ ये सच है कि ये रिप्लाई में सुनाई दिया कैप्टन को। ये जो कंट्री है जहाँ पे जहाँ पे कैप्टन गए थे पहले में, तो ये जो कंट्री सफरिंग मतलब गुजर रही है पहले से। तो बच्चों पहले का मतलब क्या होता है, मार्जिन लिखा हुआ है, मैं आपको समझाती हूँ। हियर अ थिंग दैट कॉजेज अ ग्रेट ट्रबल, मतलब जो बहुत ही परेशानी क्रिएट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसको यहाँ पे पहले ही कहा गया है। ठीक है, जो चीजें बहुत परेशानी क्रिएट करती है उसे पहले कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारे जो चूहे हैं, ये चूहे और जो माइसेस हैं, ये नॉर्मल है, ये सारी बातें कि वो खाना सब खा ले। तो हमारी कंट्री जो है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में है रैट्स और माइस की वजह से, और हम वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ, मतलब हम इसे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप सेड द कैप्टन। तो ये जो कैप्टन क्या है, उन्होंने कहा क्या कहा कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, जो कि कहा है, जो कि मेरी शिप में है, ऐसा इसने कहा, कैप्टन ने कहा। ओके, एंड ही सेंड अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बी ब्रॉट टू द पैलेस। तो उन्होंने क्या कहा कि महल में जो डिक की जो हमारी कैट थी उसे लाया जाए, ऐसा कैप्टन ने मैसेज भेजा। मोर फूड वॉज लेड आउट एंड द रैट्स एंड माइस अपीयर्ड एज बिफोर। तो और खाना मंगवाया गया और फिर से जो रैट्स एंड माइस थे वो आ गए पहले ही, कैट के आने पहले ही वो लोग आ गए। द कैट इमीडिएटली pounced, killing at least a dozen before they scattered. Everyone was delighted and the queen asked, "What do you call this animal?" तो बच्चों ये जो खाना आ गया था और ये जो माउस एंड वो रैट्स थे, ये लोग फिर से तैयार थे सारा खाना खाने के लिए। पर जैसे ही कैट आ गई, इसने कम से कम कितना लिखा हुआ एटलीस्ट डजन, देखिए जो डजन ऑफ माउसेस जो थे इसने पहले ही पकड़ लिए, स्कैटर मतलब पकड़ लिए। जबकि बिफोर मतलब पहले वो जो चूहे थे और चूहिया थी वो लोग खाना खाए इससे पहले ही रैट ने सबको पकड़ लिया, कम से कम एक डजन को। तो एवरीवन वाज डिलाइटेड, मतलब सब खुश थे। और क्वीन ने एक क्वेश्चन पूछा कि ये एनिमल को तुम क्या नाम दोगे? ठीक है, ये मतलब एनिमल का नाम क्या है, जो इतना सब कुछ चूहा पकड़ ली, इस एनिमल का नाम क्या है, क्वीन ने पूछा। Puss is the name she answered to. Puss is the name she answers to, said the captain, and when the queen called Puss, Puss, the cat went over to her and purred. The queen was a little alarmed at first, and she had seen how fiercely the cat had. तो जो इसका मतलब क्या है कि इस जानवर का नाम क्या था, क्वीन ने पूछा। तो कैप्टन ने कहा कि इसका नाम पुस है। तो उन्होंने कहा कि क्वीन ने पुस पुस दो बार करके बुलाया कैट को। तो कैट उनके पास चली गई और पहले तो थोड़ा सा क्वीन अलार्म हो गई, मतलब थोड़ा सा ऐसा शॉक हो गई जब वो कैट उनके पास पहली बार आई। पर उन्होंने हाउ फियर्सली द कैट, तो उनको एकदम ऐसा लगा कि मतलब कोई जानवर इतना प्यार से कैसे आ सकता है। तो चलिए मैं आगे का पढ़ के आपको समझाती हूँ। तो जो यहाँ पे फियर्सली का मतलब होता है कि मतलब यहाँ पे जो क्वीन है ना, इनको लगा कि बिना डरे ऐसा जानवर कैसा उनके पास आ गया, पहले ही बारी में उन्होंने जब बुलाया तो कैसे आ गया। ठीक है, चलिए हम आगे का पढ़ते हैं। तो जो हमारा लास्ट पेज है इस चैप्टर का, तो चलिए इसी पे अच्छे से फिनिश करते हैं। अटैक द रैट्स एंड माइस बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू बी एंशियस। तो बच्चों ये जो थी वही थोड़ी सी डर गई उन्होंने, क्योंकि बिल्ली ने जो थी वो आते ही इतने सारे रैट्स को माइस को अटैक कर दिया। पर कैप्टन ने कहा कि डोंट बी एंशियस, डरिए मत। पुस इज वेरी फ्रेंडली विद पीपल। जो पुस थी मतलब बिल्ली जो थी पुस, ये क्या थी, एकदम फ्रेंडली स्वभाव था उसका लोगों के साथ। तो क्वीन डरे ना इसके लिए, और कैप्टन ने ऐसा कहा कि डरिए मत, उसका जो बिहेवियर है बहुत ही फ्रेंडली लोगों के साथ। ही सेड एंड वुड सून रिड योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस। तो जो ये जो कैप्टन था उन्होंने क्या कहा कि जल्दी ही आपकी कंट्री को, ये जो हमारी पुस है ये क्या, ये रैट्स से एंड माइस से छुटकारा पहुंचा देगी हमारी पुस। ठीक है, ऐसा कौन कहता है, कैप्टन कहता है क्वीन को। आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन हिज एनिमल, सेड द क्वीन। वेल्थ का मतलब होता है पैसा। तो यहाँ पे क्या क्वीन कहती है कि मैं बहुत पैसा दूंगी ये एनिमल को खरीदने के लिए, टू ओन दिस एनिमल, ये मैं पैसा दूंगी बहुत ही अच्छे अमाउंट में इस जानवर को खरीदने के लिए। सो द कैप्टन बिगन बार्गेनिंग, इट वाज एग्रीड दैट द किंग वुड buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it, and for the cat alone the king paid 10 times the sum again. तो बच्चों यहाँ पे जो कैप्टन था, ये बार्गेन मतलब ये बार्गेन करना मतलब बच्चों भावताल करना। तो यहाँ पे जो कैप्टन था ये किंग के साथ भावताल करने लगा, और बात यहाँ पे एग्री हुई, मतलब बात यहाँ पे मंजूर हुई कि जो किंग है वो पूरा कार्गो खरीद लेगा मिस्टर फिट्जवारन शिप का, और पे करेगा एक अच्छी फाइन प्राइस, अच्छी प्राइस पे करेगा कार्गो के लिए। और वो अकेली एक सिर्फ जो कैट है, ये जो हमारी कैट है ना, ये अकेली हमारी कैट के लिए वो 10 टाइम्स द सम, मतलब 10 गुना ज्यादा वो पे करेगा सिर्फ अकेली कैट के लिए। अच्छा तो आगे पढ़ते हैं। एक से मेरा फोन से कर देती हूँ। एक सेकंड बच्चों। ओके, when the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had brought from Barry and told him the story of the cat. तो बच्चों जैसे ही जो शिप है वो वापस आ गई है लंदन, पोर्ट ऑफ लंदन में, तो ये जो कैप्टन है उन्होंने मिस्टर फिट्जवारन मतलब जो रिचर्डसन थे जिन्होंने भेजा था कैप्टन को बैरी ने, उन्हें दिखाया कि उन्होंने वापस लौटते वक्त कितना सारा सोना और कितनी सारी ज्वेलरीज लाए हैं। बैरी मतलब वो जहाँ गए थे, वो जो एरिया है आई मीन जो जगह है जहाँ वो गए थे, और उन्होंने जो कैप्टन है उन्होंने सारी की सारी जो कहानी बताई रिच मर्चेंट को।
कैट की जो स्टोरी थी कि कैसे उसने इतनी सारी माइस को खा लिया, पकड़ लिया और क्वीन को पसंद आ गई तो क्वीन ने इसको ओन किया। ये सारी चीज़ें जो है उसने कैप्टन ने बता दी मिस्टर फिट्जरॉय को। द मर्चेंट सेंट फॉर डिक। फ्रॉम नाउ ऑन डिक ही सेड, वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन फॉर यू आर अ रिच मैन। सोचो यहाँ पे जो थी, जो बिल्ली जो थी वो डिक्की थी, और ये जो इतना ज़्यादा पैसा आया है, 10 गुना ज़्यादा वो डिक के बिल्ली की वजह से ही आया है। तो जो मिस्टर फिट्जरॉय क्या कहते हैं डिक को कि अब से तुम्हें हम कहेंगे मिस्टर विटिंगटन, क्योंकि तुम अभी बहुत ही अमीर इंसान बन गए हो। तो ऐसे ही डिक से कहते हैं मिस्टर फिट्जरॉय। तो चलिए आपको आगे का पढ़ के समझाती हूँ आगे क्या है कहानी में। आई होप आपको समझ रही होगी कहानी। मिस्टर फिट्जरॉय then paid him all the money the captain had received for the cat। तो मिस्टर फिट्जरॉय जो था उन्होंने डिक को सारे के सारे पैसे जो उन्हें मिले थे 10 गुना ज़्यादा वो कैट के लिए, वो सारे के सारे पैसे पे कर दिए जो कि कैप्टन को रिसीव हुए थे कैट के लिए। तो मिस्टर फिट्जरॉय ने क्या किया, सारे पैसे डिक को वापस कर दिए। फ्रॉम दिस टाइम ऑन डिक वर्कड विद मिस्टर फिट्जरॉय एंड बिकेम अ सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ। तो ये टाइम जो था ये डिक ने वर्क किया, मतलब काम किया मिस्टर फिट्जरॉय के साथ, और एक बहुत ही सक्सेसफुल मर्चेंट। मर्चेंट मैंने आपको बताया जो गुड्स का लेन-देन करता है, सामान बेचता लेता है, उसको गुड्स, उसको मर्चेंट बोलते हैं। तो अब ये टाइम क्या हो गया, ये डिक जो है ये मिस्टर फिट्जरॉय के साथ काम किया और एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया। He married Mr. Fitzroy's daughter Alice and 3 times he was elected Lord Mayor of London। तो बच्चों जो था ये जो हमारा डिक था इसने क्या किया, एक सेकंड बच्चों, ये जो हमारा जो डिक था इसने किसके साथ शादी किया, एलिस के साथ। ये एलिस कौन थी बच्चों, जैसे कि हमने आपको पहले भी अपने पैराग्राफ्स में पढ़ा था। एलिस जो थी जो डॉटर थी किसकी, मिस्टर फिट्जरॉय की। मिस्टर फिट्जरॉय की डॉटर के साथ ही किसने शादी कर लिया, डिक ने शादी कर लिया। एंड 3 टाइम्स ही वाज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, मतलब वो 3 टाइम वो चुना गया लॉर्ड मेयर लंदन का, ठीक है। ही वाज आल्सो इन टाइम knighted बाय द किंग एंड बिकेम सर रिचर्ड विटिंगटन। तो जो knighted का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मार्जिन लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के समझाती हूँ। गिवन अ हाईली ऑनर्ड टाइटल, मतलब एक बहुत ही इज्जत वाला उन्हें नाम देना, टाइटल मतलब नाम देना, बहुत ही इज्जत वाला, हाईली और बहुत ही ज्यादा इज्जत वाला उन्हें नाम देना। तो उन्हें एकदम इज्जत वाला नाम दिया गया, बहुत ही ऑनर वाला नाम दिया गया, किसके थ्रू, किंग के थ्रू, और वो बन गए सर रिचर्ड विटिंगटन। डिक बन गया सर रिचर्ड विटिंगटन। ही वाज नॉट ओनली फेमस बट ही वाज पॉपुलर टू। ठीक है बच्चों, ये जो थे वो डिक जो थे वो सिर्फ फेमस नहीं थे बल्कि वो पॉपुलर भी थे, फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विद हिज मनी। वो इसीलिए बस फेमस नहीं थे कि वो 3 टाइम लॉर्ड मेयर लंदन के बन गए बस बट इसके लिए वो पॉपुलर थे क्योंकि वो गरीबों की मदद करते थे, उसके उनके पास जो पैसे थे उससे। समटाइम्स व्हेन ही वाज ओल्ड ही वुड टेल हिज ग्रैंडचिल्ड्रन स्टोरी ऑफ हिज कैट एंड हाउ द बेल्स ऑफ लंदन हैड कॉल्ड हिम बैक व्हेन ही वाज ओनली अ पुअर बॉय। तो बच्चों अब जब वो डिक जो है वो बूढ़ा हो गया है, वो ओल्ड हो गया है, तो ग्रैंडचिल्ड्रन मतलब अपने पोता पोती नाता नाती को अपनी स्टोरी सुनाते हैं उसकी और कैट की कि कैसे वो जो बेल्स थी, ये जो लंदन में चर्च की जो बेल्स थी, और उन्होंने मैसेज दिया था और उन्हें लंदन वापस बुला दिया था। और जबकि वो एक पुअर पुअर मतलब गरीब बच्चे थे, गरीब लड़के थे, तब कैसे उन्हें बेल्स ने वापस बुला दिया था। तो बेल्स का मैसेज क्या था, टर्न अगेन विटिंगटन दो वर्डी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। मतलब ये जो बेल्स थी ये हमारे पैरडी को क्या कहती है कि विटिंगटन वापस चले जाओ, तुम एक लायक सिटीजन हो, उसको लंदन के विटिंगटन के एक लायक सिटीजन हो और तुम ही लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन हो। तो ये मैसेज जो पहुंचाती है बेल्स। तो ये सब कहानी जो है अपने ग्रैंडचिल्ड्रन को बताते हैं हमारे भी। तो बच्चों इसी के साथ हमारी यहाँ पे कहानी जो है वो एंड होती है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरी कहानी समझी होगी। आपको कैसी लगी ये कहानी आप प्लीज मुझे कमेंट डाउन करके जल्दी बताइएगा। और आपको किस तरीके की स्टोरीज और चाहिए, आप और कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए मुझे आप प्लीज़ बताइए। मैं ज़रूर उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ 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 आपने अब तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।